नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एडुस्थली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। मैं बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना मैंने स्टार्ट किया है और जो सबसे पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वो है प्लानिंग इन इंडिया, पंचवर्षीय योजनाएं। और उसके रिगार्डिंग मैंने 3 वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने फर्स्ट टू 12 5 ईयर प्लान को कवर किया है। और आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आज हम डिटेल्ड में जानेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फीचर्स, इसके कंपोजिशन, की इनिशिएटिव जो नीति आयोग द्वारा लाया गया है हाल के वर्षों में, और उसके बाद और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो उसका जो वीडियोस को मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सोवियत यूनियन के मॉडल से इंस्पायर्ड होकर हमने भी अपने देश में 5 ईयर प्लान्स को लागू किया और प्लानिंग कमीशन हमने 1950s में इस्टेब्लिश किया और लगभग 60 सालों का साथ प्लानिंग कमीशन का हमारे साथ रहा, और जिसके तहत हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं अपने देश में लाए, फर्स्ट टू 12 5 ईयर प्लान। हालांकि जो 12 5 ईयर प्लान है जिसका ड्यूरेशन 2012 से 2017 था, बट उसने अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया और उससे पहले ही प्लानिंग कमीशन को 13 अगस्त 2014 को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है और जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग बेसिकली स्ट्रेटजिक और टेक्निकल एडवाइस देता है केंद्र और राज्य सरकारों को, और बॉटम अप अप्रोच अपनाता है प्लानिंग प्रोसेस में, जो कि प्लानिंग कमीशन से, ये आप देख सकते हैं जो प्लानिंग कमीशन का अप्रोच था वो टॉप डाउन अप्रोच था, और वहीं नीति आयोग का जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है प्लानिंग का। और जो नेसेसिटी थी नीति आयोग को क्रिएट करने की, उसको उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि द 65-year-old प्लानिंग कमीशन हैड बिकम ए रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. It was relevant in a command economy structure, but not any longer. India is a diversified country and its states are in various phases of economic development along with their own strengths and weaknesses. In this context, a one-size-fits-all approach to economic planning is obsolete. It cannot make India competitive in today's global economy. वित्त मंत्री ने बताया कि ये जो प्लानिंग कमीशन है वो अब एक रिडेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जिसने अपनी उपयोगिता खो चुकी है वो, और ये रिलेवेंट था जब कमांड इकोनॉमी स्ट्रक्चर था। जब टॉप डाउन अप्रोच टू प्लानिंग को अपनाया जाएगा तब प्लानिंग कमीशन का वेटेज दिखता था, बट हम जानते हैं कि 8 5 ईयर प्लान से ही हमने इंडिकेटिव प्लानिंग अपनाई। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में एडॉप्ट किया और उसके बाद इंडिया जो था वो ग्लोबल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ गया था, और तो इसलिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच देने के लिए नीति आयोग को लाया गया प्लानिंग प्रोसेस में, और जिसमें स्टेट्स की भागीदारी को बढ़ाया गया। स्टेट्स का जो आपका वेटेज था, स्टेट्स की जो आवाज़ थी, उसका मूल्य बढ़ाया गया, और इसलिए जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच था इकोनॉमिक प्लानिंग का, जो प्लानिंग कमीशन अपनाती थी, जो टॉप डाउन अप्रोच था, प्लानिंग प्रोसेस को सेंटर टू डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस तक इम्प्लीमेंट किया जाता था, उसको रिवर्स किया गया नीति आयोग के द्वारा। इसमें स्टेट्स को वेटेज बढ़ा, स्टेट्स एक्टिव पार्टनर्स बने। उसके बाद हम आगे देखेंगे नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स के। पहला जो पॉइंट है, टू evolve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states. तो जो भी प्लान बनेगा उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा स्टेट्स का। आप देख सकते हैं एक शेयर्ड विजन होना चाहिए। जो भी प्रायोरिटीज हम सेट करेंगे
उसमें स्टेट्स का भी विजन शामिल होना चाहिए और स्टेट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करना है। दूसरा, टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये मानता है कि स्ट्रांग स्टेट्स मेक ए स्ट्रांग नेशन। इसलिए नीति आयोग ने स्टेट्स को एक इक्वल वेटेज दिया, उनकी आवाज़ों को सुनने के लिए गवर्निंग काउंसिल का निर्माण किया गया, जो हम आगे देखेंगे। और तीसरा आप देख सकते हैं, टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दिस प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये बेसिकली बॉटम अप अप्रोच टू प्लानिंग को प्रमोट किया जा रहा है कि जो टॉप डाउन अप्रोच था, सेंटर टू डिस्ट्रिक्ट टू विलेज, नहीं, विलेज में ऐसा प्लान्स बनाइए और उसको ऊपर तक ले जाइए। मतलब लोकल नीड्स को वहाँ के लोकल लोग ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है कि बॉटम अप्रोच टू प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद चौथा आप देख रहे हैं, टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिक रिफर टू इट दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इंकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। तो जो देश हित के मुद्दे हैं, वो जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बने, जो भी पॉलिसी बने, तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखा जाए, ये भी ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। उसके बाद, टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडुकेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको स्पेशल अटेंशन देना है और वो भी आर्थिक मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है नीति आयोग का। उसके बाद, टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिकेसी। द लेसन लर्न थ्रू मॉनिटरिंग एंड फीडबैक will be used for making innovative improvements including necessary mid course corrections। तो ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, जो फंक्शन है, की फंक्शन, उसको इसमें बताया गया है। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का जो फंक्शन है, मॉनिटर करके जो कमियां हैं उसको उजागर किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा और मिड कोर्स करेक्शंस की अगर जरूरत रहेगी तो वो भी प्लानिंग प्रोसेस में किया जाएगा। तो बेसिकली हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव्स है नीति आयोग के, वो हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स को इंश्योर करवाना, बॉटम अप्रोच को बढ़ाना, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ देश को ले जाना और नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देना और मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का प्रोसेस को अच्छे से करना, ताकि प्लान हम जो बनाए उसमें जो कमियां हैं, जो वीकनेसेस हैं और जो मिड कोर्स कनेक्शंस हैं, उनको किया जा सके। और अगला जो है आप देख सकते हैं, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इंकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। मतलब नीति आयोग पार्टनरशिप मोड में काम करने के लिए बोल रहा है और जो उसका कोर ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हों, उनके साथ भागीदारी इंश्योर करके हम ऐसा प्लान बना सके ताकि वो देश हित में वो प्लान हो और एक हॉलिस्टिक प्लानिंग बन सके। क्योंकि नीति आयोग एक्सपर्ट्स को इनवाइट करता है, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स के, उनसे इनपुट्स लेता है। उसके बाद, टू क्रिएट ए नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू ए कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर्स। तो एक ऐसा नॉलेज इनोवेशन हब का निर्माण करना एक ऑब्जेक्टिव है जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और जो भी लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो और एक ऐसा इनोवेशन हब का निर्माण करना जिसमें एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया जा सके, नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को देश में लाया जा सके, उसका निर्माण करना भी नीति आयोग का वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद, to offer a platform for the resolution of intersectoral and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda। तो नीति आयोग बेसिकली उसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक मंच देता है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं या किसी मैटर को लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही है, तो नीति आयोग को एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है और
और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको रिजॉल्व करने का काम नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके लिए हम देखेंगे अलग अलग हब्स बनाया है नीति आयोग ने, अलग अलग रीजनल काउंसिल्स का निर्माण किया है नीति आयोग ने। उसके बाद टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, बी ए डिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प एंड डिसमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो नीति आयोग के अंदर एक रिसोर्स सेंटर का निर्माण करना जिसमें जो भी गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो भी रिसर्च हुआ है इन गुड गवर्नेंस या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मॉडल्स पे, उनको एक तरह से स्टोर करना और उसका फैलाव प्रचार प्रसार करवाना, यह भी नीति आयोग का कोर एजेंडा में से शामिल है ताकि दूसरे स्टेट्स भी इसका लाभ उठा सके। इसके बाद टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी। तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग एंड एवल्यूएशन का काम को बता रहा है नीति आयोग का, कि नीति आयोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप नीति आयोग प्लान्स को एवल्यूएट करेगा और जो भी रिसोर्सेज की जरूरत होगी उसको प्रोवाइड करेगा और उसको प्रोवाइड करवाने के लिए फीडबैक देगा, जिससे प्लान की जो सक्सेस है वो इंश्योर हो सके और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सके। उसके बाद टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता बढ़ोतरी, क्षमता वर्धन और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन पे नीति आयोग ध्यान देगा। नई टेक्नोलॉजीज, इसके लिए इनोवेशन हब, अटल इनोवेशन हब का भी निर्माण किया गया है, हम जो देखेंगे आगे अपने वीडियो में। तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके प्लान्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, सिटीजन फ्रेंडली प्लान्स बन सके, ये नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है। लास्ट में टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज एज मे बी नेसेसरी in order to further the execution of national development agenda and the objectives mentioned above। मतलब ये बता रहा है कि और भी जो भी प्रयास बेटर इम्प्लीमेंटेशन के प्लान्स में जरूरत होंगे वो सारा, या फिर जो अभी जो ऑब्जेक्टिव्स नीति आयोग का हमने डिस्कस किया उनको बेटर फुलफिल करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी नीति आयोग के तहत वो कदम उठाए जाएंगे। तो नीति आयोग के फीचर्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिक जो फीचर्स है नीति आयोग का, ये बेसिकली एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया था। नीति आयोग बेसिकली अपने आप को एक रिसोर्स सेंटर के रूप में डेवलप कर रही है जिसके तहत वो एक विजन प्रोवाइड कर सकेगी गवर्नमेंट को, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करेगी कंट्री में, और अगर कोई कंटीजेंट इश्यूज आता है तो उसको भी टैकल करने के लिए नीति आयोग अपने आप को तैयार रखना चाहती है। और उसके बाद एक है आपका डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिकली काम है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, जो भी प्रोग्राम्स नीति आयोग के द्वारा लाए जाते हैं, और इसको बेसिकली प्लानिंग कमीशन के 2 ऑफिस को मर्ज करके इसका निर्माण सितंबर 2015 को किया गया। इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस IEO एंड प्रोग्राम इवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके DMEO का क्रिएशन किया गया था नीति आयोग में। फिर अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेटिव टेंडेंसीज को कंट्री में प्रमोट किया जाता है थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नीति आयोग को सपोर्ट करती है, नेसेसरी इनपुट्स प्रोवाइड करती है ताकि इफेक्टिव प्लानिंग एंड एवोल्यूशन नीति आयोग कर सके और प्रॉपर विजन दे सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अलग अलग सेल्स नीति आयोग के अंदर क्रिएट किए गए हैं जो अलग अलग सेक्टर्स को देखती है। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेल है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर का अलग सेल है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है नीति आयोग का उसके लिए एक अलग सेल है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सेल, डेटा मैनेजमेंट सेल है, इकोनॉमिक सेल है, एजुकेशन सेल है, अलग अलग सेल्स है। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए अलग सेल है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग सेल है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अलग सेल है। आप रूरल डेवलपमेंट के लिए देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप यहाँ देख रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग सेल्स नीति आयोग के
अंदर क्रिएट किए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए अलग सेल बना दिया गया है। अब हम नीति आयोग के कंपोजिशन को देखेंगे। नीति आयोग बेसिकली पीएम इसके चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद एक वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है पीएम के द्वारा। आप देख सकते हैं टू बी अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर्स। फिर इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। बेसिकली 2 पार्ट टाइम्स मैक्सिमम इसमें लिए जा सकते हैं। जो भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे 2 पार्ट टाइम मेंबर्स को नीति आयोग में बुलाया जा सकता है और ये रोटेशनल बेसिस पे होता है। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और बेसिकली ये 4 मेंबर्स होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और जिनको नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक सीईओ होता है जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है, और ये सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके बाद सेक्रेटरीट भी अगर नेसेसरी हो तो सेक्रेटरीट का निर्माण किया जाता है। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी राज्य के सारे चीफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं, और लेफ्टिनेंट और गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज के। फिर रीजनल काउंसिल्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच कोई मैटर अगर फंसता है तो रीजनल काउंसिल्स उन मैटर को रिजॉल्व करता है। इसकी जो कन्वीन करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, और इसको चेयरपर्सन के रूप में आइदर प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे या फिर उनका कोई नॉमिनी, पीएम कोई नॉमिनी अपने अपॉइंट कर देते हैं, वो रीजनल काउंसिल्स को लीड करता है। उसके बाद डोमेन एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स भी इनवाइट किए जाते हैं एज ए स्पेशल इन्विटीज, जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो आप समझ गए कि जो कंपोजिशन है नीति आयोग का, एक पीएम चेयरपर्सन, फिर वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो नीति आयोग के कंपोजिशन में पीएम इसके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद सीईओ होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी पीएम अपॉइंट करते हैं। फिर पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर 4 होते हैं जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इनवाइट किए जाते हैं और इनका नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। उसके बाद रीजनल काउंसिल्स, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स के कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए रीजनल काउंसिल्स का निर्माण किया गया है। उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज़ के रूप में डोमेन एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, प्रैक्टिशनर्स, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इनवाइट किया जाता है नीति आयोग में। अब हम आगे फंक्शंस को देखेंगे। तो नीति आयोग के बेसिकली 4 फंक्शंस है। उसकी पूरी गतिविधि जो नीति आयोग के अंदर की जाती है उनको हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। तो पॉलिसी निर्माण करना, नीति निर्माण करना, उसका ढांचा तैयार करना नीति आयोग का पहला काम है। दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट्स को इक्वल पार्टनर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्टेट्स की वॉइस को सुना जाता है, और इसमें यह माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक ए स्ट्रॉन्ग नेशन। उसके बाद नीति आयोग जो प्लान्स बनाती है उसका मॉनिटरिंग और उसका एवोल्यूशन भी करती है, नेसेसरी फीडबैक प्रोवाइड करती है, और इन बिटवीन कोई कोर्स करेक्शंस की ज़रूरत हो तो वो भी करती है नीति आयोग के द्वारा। उसके बाद एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग काम करती है, एक विज़न प्रोवाइड करती है, नॉलेज और इनोवेशन हब के रूप में काम करती है, ताकि नए नए इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जा सके, जिससे और बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके प्लान्स का। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग बॉडीज़ है नीति आयोग का। DMEO के बारे में हमने देखा, डेवलपिंग मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने अटल इनोवेशन मिशन, और भी बहुत सारी सेल्स अभी हमने देखी कि अलग अलग सेल्स नीति आयोग के तहत क्रिएट किए गए हैं, तो जो कि मिलकर जो भी फंक्शंस है नीति आयोग का उसको अचीव करने में ये मदद करते हैं। तो बेसिकली इस चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो फंक्शंस है, बेसिकली एक फंक्शन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, दूसरा आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क का निर्माण करना, तीसरा मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशंस, और एक रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करना, एक नॉलेज हब के रूप में काम करना नीति आयोग का बेसिक काम है। और ये आप स्लाइड जो देख रहे हैं इसमें है
कि नीति आयोग इज बेस्ड ऑन द 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। तो नीति आयोग बेसिकली मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट पे फोकस है इसका, और प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इंपावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इन 7 पिलर्स पे नीति आयोग का जो फ्रेमवर्क है वो बेस्ड है। आप देख सकते हैं प्रो पीपल मतलब जो भी नीति आयोग काम करेगी उससे लोगों के एस्पिरेशंस, जो इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एज वेल एज सोसाइटल एस्पिरेशंस है, उसको फुलफिल करने का काम नीति आयोग करेगी। उसके बाद नीति आयोग प्रोएक्टिव रहेगी, जो भी सिटीजन्स के नीड हैं उनको नीति आयोग ग्रैस्प करके उन नीड्स को फुलफिल करने का काम प्रोएक्टिवली नीति आयोग करेगी। पार्टिसिपेटिव अप्रोच रहेगा नीति आयोग का, इसमें सिटीजन्स से फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद एम्पावर करेगी, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, वुमेन हैं, उनका एम्पावरमेंट, जो पिछड़े वर्ग हैं उनका एम्पावरमेंट पे ध्यान देगी। इंक्लूजन ऑफ ऑल, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगी, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, गरीब हैं, गांव, किसान, इन सबों के हितों की संरक्षण नीति आयोग का प्रमुख काम रहेगा। उसके बाद इक्वालिटी, सभी के लिए समानता का अवसर प्रदान करना, खासकर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ इंश्योर करवाना नीति आयोग का कि केंद्रीय बिंदु में ये रहता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, तो गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके इसके लिए नीति आयोग काम करेगी, गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी और प्रो पीपल गवर्नेंस को प्रमोट करेगी। नीति आयोग के तहत आप देख सकते हैं 2 हब हैं, एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये बेसिकली टीम इंडिया हब एक इंटरफेस के रूप में काम करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और इंक्रीजेज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कोऑर्डिनेशन इंश्योर करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। उसके बाद है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, तो जो थिंक टैंक कैपेबिलिटीज़ है उसको इन्हांस करने के लिए नीति आयोग का ये इनोवेशन हब काम करता है। इस स्लाइड में हम नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बेसिक डिफरेंसेस को देखेंगे। तो पहला जो है देख लीजिए आप, इस्टेब्लिशमेंट। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश हुआ है, वहीं प्लानिंग कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट था वो 15 मार्च 1950 था। अप्रोच जो है नीति आयोग का बॉटम अप अप्रोच है और प्लानिंग कमीशन का जो अप्रोच था वो टॉप डाउन अप्रोच था। फंड एलोकेशन का पावर नीति आयोग को नहीं है, और वहीं प्लानिंग कमीशंस एलोकेट करती थी फंड्स, जो मिनिस्ट्रीज़ है और स्टेट गवर्नमेंट है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट का, उन्हें एक्टिव पार्टनर्स के रूप में माना जाता है। और वहीं राज्य सरकारों का जो रोल था वो लिमिटेड था, वो एक स्पेक्टेटर के रूप में बेसिकली प्लानिंग कमीशन में काम करते थे। जो एनडीसी की मीटिंग्स होती थी उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट तो होता था, बट उनका जो रोल था वो इक्वल पार्टनर्स के रूप में नहीं था। प्लानिंग बन जाती थी और उसके बाद उनसे एनडीसी की जो मीटिंग होती थी उसमें उनका सुझाव को लिया जाता था। प्लान प्रोसेस में स्टेट्स का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल था प्लानिंग कमीशन के दौरान। फोकस ऑन फेडरलिज्म, तो नीति आयोग का जो फोकस है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे है। नीति आयोग स्टेट्स को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल करता है प्लान प्रोसेस में, और स्टेट्स का रोल को इन्हांस करता है प्लानिंग प्रोसेस में। वहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्राइमरी रोल नहीं था प्लानिंग कमीशन का। उसके बाद पॉलिसी इम्पोजिशन, तो नीति आयोग के पास कोई मैंडेट नहीं है जिसे वो इम्पोज कर सके अपने पॉलिसीज को स्टेट्स पर। ये बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी है। और वहीं प्लानिंग कमीशन की ये पावर था कि वो अपनी पॉलिसीज को इम्पोज कर सकती थी स्टेट्स के ऊपर, और जो फंड्स हैं उनको टाई कर देती थी विद द प्रोजेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए जाते थे। उसके बाद फंक्शंस में अगर हम देख लें तो अभी हमने देखा था कि पॉलिसी का फॉर्मुलेशन से लेके इनोवेशन को प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मॉनिटरिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करवाना, ये नीति आयोग का प्रमुख काम है। वहीं जो प्लानिंग कमीशन का काम था वो ड्राफ्ट तैयार करना 5 ईयर प्लान्स का, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना जो भी स्टेट्स हैं और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद मेंबरशिप जो है नीति आयोग का वो बहुत ही डाइवर्स मेंबरशिप है। इसका
वाइडर एक्सपर्टाइज से इसका मेंबरशिप को ड्रॉ किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है एज स्पेशल इनवाइटीज। और वहीं ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था पार्ट टाइम मेंबर्स का नीति आयोग प्लानिंग कमीशन में। बहुत ही लिमिटेड एक्सपर्टाइज था वहाँ पे, और फुल टाइम वहाँ पे 8 मेंबर्स रहते थे, बट इसमें फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम दोनों मेंबर्स का प्रोविज़न है। सिर्फ 2 ही फुल टाइम मेंबर्स हैं इनमें, और पार्ट टाइम मेंबर्स को नीड बेस्ड इनको अपॉइंट किया जाता है। जो फुल टाइम मेंबर्स है नीति आयोग के वो मात्र 2 हैं, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दूसरा वाइस चेयरमैन। और वहीं प्लानिंग कमीशन में 8 फुल टाइम मेंबर्स थे। पार्ट टाइम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट का कोई प्रोविज़न प्लानिंग कमीशन में नहीं था। फिर रीजनल काउंसिल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नीति आयोग में देखते हैं, बट ऐसा कोई प्लानिंग कमीशन में कोई प्रोविज़न नहीं था रीजनल काउंसिल्स का। रीजनल काउंसिल के बारे में अभी आपने बताया कि 2 और 2 स्टेट्स के बीच में जो स्पेसिफिक इश्यूज इमर्ज करती है उनको रिजॉल्व करने का काम रीजनल काउंसिल्स के द्वारा किया जाता है। फिर अलग अलग इंडिसेज नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया है। हम देखेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्सेस डेवलप किए गए हैं जिससे मॉनिटरिंग करती है नीति आयोग विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के परफॉर्मेंस का। बट ऐसा कोई इंडेक्सेस के डेवलप करने का फोकस प्लानिंग कमीशन के समय में नहीं था। प्लानिंग कमीशन के द्वारा ऐसा कोई भी इंडेक्सेस डेवलप नहीं किया गया था। अब हम जो इन अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो उनको हम अब इन स्लाइड्स में, आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला प्रोग्राम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसके तहत 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे इंडिया के, उनका चयन किया गया नीति आयोग के द्वारा, और उनको क्विकली उनका ट्रांसफॉर्मेशन और उनका डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा लाया गया। और इसका लॉन्च किया था ऑनरेबल पीएम ने जनवरी 2018 में। और बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत जो मेन फोकस एरिया है वो है 5, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की जाती है हर एक मंथली वाइज, और मेड अक्रॉस 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिनको 5 ब्रॉड थीम्स में बांट दिया गया है, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें जो इफेक्टिवली उनमें जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दरवाजे पे लाके खड़ा करना है, वो बेसिकली कन्वर्जेंस के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल जितने भी स्कीम, स्टेट स्कीम्स है, उनका कन्वर्जेंस इंश्योर करवा के, कोलैबोरेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट लेवल के जो भी नोडल ऑफिसर्स होते हैं, जो भी डीसीज होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, और कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जो है ये नीति आयोग के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जिसके तहत 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का चयन किया गया था। और एम यही था कि इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स को तेजी से हम ट्रांसफॉर्म कर सके, उनमें भी विकास की गति को तेजी से लाया जा सके, जिसके तहत मंथली बेसिस पे जो फोकस एरिया है, मंथली बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया जाता है। उसके बाद लाइफ प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इस प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसके दौरान मिशन लाइफ को अनाउंस किया गया था ऑनरेबल पीएम के द्वारा, और जिसमें माना गया कि अगर हम इंडिविजुअल के बिहेवियर्स में छोटी छोटी चेंजेस करके जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो प्रोसेस है उसमें हम थोड़ा कमी ला सकते हैं। क्लाइमेट को हम बेटर करने के लिए छोटा छोटा प्रयास से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो लाइफ मिशन बेसिकली रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज पे इसका फोकस है। जो प्रेवलेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है यूज एंड डिस्पोज, एक बार यूज किया उसके बाद डिस्पोज कर दिया, बट इसको हमें सर्कुलर इकोनॉमिक की तरफ, मतलब रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज की तरफ प्रमोट करना है। यूज करेंगे, फिर उसी रिसोर्स को हम रिसाइकिल करके उसका पुनः यूज हम इंश्योर करवाएंगे,
और जो सोशल नेटवर्क्स है, जो उसका स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया का, उसका इस्तेमाल करके इसको एक मास मूवमेंट हम बनाएंगे। और P3 प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल का निर्माण किया जाएगा, जिनका एक कमिटमेंट होगा कि ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिससे हमारा इकोसिस्टम क्लियर हो सके, सस्टेनेबल हो सके। देख सकते हैं जो अप्रोच है लाइफ कैंपिंग का, वो फोकस है इसका इंडिविजुअल बिहेवियर्स के में छोटी छोटी चेंजेस लाने का, उनके एटीट्यूड्स में परिवर्तन करने का। उसके बाद इस मूवमेंट को मास मूवमेंट, ग्लोबल मूवमेंट के रूप में इसको क्रिएट करना है। और जो भी बेसिकली अच्छे आइडियाज़ हैं, जो भी बेस्ट माइंड्स हैं वर्ल्ड के, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनसे बेस्ट आइडियाज़ को क्राउडसोर्स करना है और उसको अपने देश में लागू करना है, उसको इंडिविजुअल बिहेवियर्स में अडॉप्ट करना है। और लिवरेज लोकल कल्चर्स, बहुत सारी समुदाय हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही हैं, जैसे ट्राइबल बेल्ट में हम देख सकते हैं, ट्राइबल कल्चर में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो इन्वायरमेंट को पूछती है। तो जो हाउस होल्ड्स की जो प्रैक्टिसेस होती है बहुत सारे कल्चर्स में, उनसे भी सीखा जा सकता है और इनको अडॉप्ट करके हम क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सभी का है। इस मिशन का मेन फोकस यही है कि क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने का जो फोकस है वो एक ग्लोबल फोकस होना चाहिए। इंडिविजुअल के बिहेवियर में परिवर्तन आनी चाहिए, हमें एक मास मूवमेंट के रूप में देखना चाहिए। अगर छोटी छोटी प्रयास हम करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज से निजात पा सकते हैं और इस जो हमारी धरती है उसको एक बेटर प्लेस हम बना सकते हैं रहने के लिए। सोन इनिशिएटिव बेसिकली एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, हमारे एयर के क्लीन करने के लिए, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर राइड हेलिंग एंड डिलीवरीज। तो जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, उसको प्रमोट करने के लिए जीरो पॉल्यूशन मोबिलिटी की तरफ नीति आयोग का ये प्रोग्राम है, इसीलिए इसका नाम रखा है शून्य इनिशिएटिव। और शून्य कैंपेन के तहत 3 मेजर कंपोनेंट्स है इसका। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग प्रोग्राम, कॉर्पोरेट इसको ब्रांड करेगी, जो भी व्हीकल्स ईवी का जो भी व्हीकल्स इस्तेमाल होगा उसमें शून्य लोगो लगाया जाएगा और जो ड्राइवर्स हैं वो भी शून्य स्टिकर्स और एक बैज, शून्य बैज इसका यूज़ करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो कॉर्पोरेट की तरफ से भी ब्रांडिंग की जाएगी। उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस ड्राइव, कंज्यूमर्स को अडॉप्ट अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा, कंज्यूमर्स के को दिया जाएगा ये अवेयरनेस कि कैसे अगर ईवीज को अडॉप्ट किया जाए तो हम एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्थ पे भी इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसको लोगों के बीच इसके फ़ायदों को बताया जाएगा ईवीज के एडॉप्टेशन का। उसके बाद रिसोर्स टूल किट, इस रिसोर्स टूल किट के द्वारा जो ईवी यूज़र्स हैं उनको अगर वो ईवीज को अडॉप्ट करते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा उन्हें, ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया जाएगा, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा ताकि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके थ्रू द वाइडर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। ई अमृत प्रोग्राम जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के और जो भी मिथ्स सराउंडिंग है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के एडॉप्शन के, कि बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जो मिथ है भी लोगों का अवेयरनेस की जो कमी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग, उसको ई अमृत पोर्टल के थ्रू लोगों के बीच लाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के एडॉप्टेशन का फ़ायदा। और ये बेसिकली जो प्रोग्राम था ये नीति आयोग के द्वारा ये प्रोग्राम को डेवलप किया गया था और ये एक नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रेमवर्क के थ्रू जो है यूके गवर्नमेंट, यूके इंडिया का ज्वाइंट रोड मैप 2030 के तहत जो दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके बीच ये साइन हुआ था। नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम जो चलता है हमारा यूके के साथ, उसके तहत इस प्रोग्राम को लाया गया था और ई अमृत पोर्टल भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत सारे इंफॉर्मेशंस आप प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में।
अमृत का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो ई अमृत एक पोर्टल है जिसके इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में जो भी जानकारियां चाहते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पोर्टल गवर्नमेंट के एफर्ट्स को कम्प्लीमेंट करता है, जो प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है अलग अलग स्कीम्स को ला। तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स जो बेनिफिट्स है टेक्नोलॉजी का, उसको जो अंडर डिजर्व्ड और अनसर्व्ड रीजन्स है कंट्रीज़ के, टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़, जो हिली एरियाज़ है, जो ट्राइबल एरियाज़ है, उन तक टेक्नोलॉजी के का बेनिफिट्स को पहुंचाना, उसके लिए अटल इनोवेशन के तहत अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर सेट किए जाते हैं, जिसके तहत AIM अटल इनोवेशन के द्वारा ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है अप टू 2.5 करोड़ टू एन ACIC सब्जेक्ट टू ए पार्टनर प्रोविंग इक्वल और ग्रेटर मैचिंग फंड। तो बेसिकली अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के द्वारा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी इनोवेटिव टेंडेंसीज को प्रमोट करना इसका बेसिक एम है, और AIM के द्वारा ACIC स्टेब्लिश किया जाता है इन जगहों पर, और 2.5 करोड़ का ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई मैचिंग ग्रांट इसी लेवल का अगर कोई मिलता है तो AIM सेम लेवल 2.5 करोड़ का ग्रांट प्रोवाइड करती है, ताकि इन सारों तक भी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, वो इन सारों तक भी पहुंच सके। उसके बाद अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, इसके तहत जो भी डायनेमिक स्टार्टअप हैं, जो भी स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है बाय फंडिंग, और जो भी एसोसिएटेड सपोर्ट है उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 53 स्टार्टअप्स को ये फंडिंग मिल चुकी है ऑलरेडी फेज़ 1 में, ठीक है, और फेज़ 2 में 88 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करके, उनको ग्रांट इन एड प्रोवाइड करके स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावाना, ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया जाता है अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वारा। उसके बाद मेंटर ऑफ चेंज, मेंटरशिप एंड पार्टनरशिप विद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, NGOs, एकेडमिया एंड इंस्टीट्यूशंस। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच नीति आयोग के द्वारा प्रमोट किया जाता है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाती है, और जिसके तहत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेक्टर्स, जो NGOs काम कर रही है बेटर, उनका इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करवाया जाता है। और एक प्रोग्राम चला रही है मेंटर इंडिया द मेंटर्स ऑफ चेंज, एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी इनिशिएटिव्स AIM के तहत लाया जा रहा है, उनको सक्सीड कराने के लिए नीति आयोग के द्वारा लार्जेस्ट मेंटर एंगेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मेंटर इंडिया द मेंटर्स ऑफ चेंज। तो अभी तक 6200 से भी ज़्यादा मेंटर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस प्रोग्राम में, और जो कि गाइड करेंगे और मेंटर के रूप में काम करेंगे। जो भी पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो संस्थाएं, NGOs हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मेंटरशिप रोल प्रोवाइड करेगी, ताकि वो भी इनोवेटिव टेंडेंसीज को अडॉप्ट कर सके और नई टेक्नोलॉजीज का प्रचार प्रसार करवा सके अपने इंस्टीट्यूशंस में।
नीति आयोग मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम चला रही है, जिसके द्वारा मिथेनॉल को प्रमोट किया जा रहा है। बेसिकली मिथेनॉल एक लो कार्बन फ्यूल है, तो ये इंडिया का बेस्ट तरीका है आपका क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट्स है उसको घटाने के लिए, और इसके तहत जॉब क्रिएशन भी किए जा सकेंगे मिथेनॉल इकोनॉमी को अडॉप्ट करके, और एनुअली 6000 करोड़ बचाया जा सकता है अगर ब्लेंडिंग किया जाए मिथेनॉल को 20%, एक डिराइवेटिव जो होता है डाई मिथाइल ईथर एलपीजी में। कंज्यूमर्स का भी इसमें सेविंग है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है उसको भी कम कंट्रोल किया जा सकता है, और जो कॉप 21 के तहत जो हमने कमिटमेंट किया है उसको भी मीट किया जा सकता है मेथनॉल इकोनॉमी को अडॉप्ट करके। इंडिया पॉलिसी इंसाइट, ये बेसिकली कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है ज्योग्राफिक इंसाइट लैब, जो कि हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के तहत लोकेटेड है, और सेंटर फॉर ज्योग्राफिक एनालिसिस एट हार्वर्ड, नीति आयोग एंड IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। और इसको जो इनिशिएटिव है इसको लीड कर रहे हैं SV सुब्रमण्यम, जो कि प्रोफेसर हैं पॉपुलेशन हेल्थ और ज्योग्राफी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और ऑनरेरी सीनियर फेलो भी हैं नीति आयोग में। इंडिया पॉलिसी इन इनसाइट्स ये मानता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। वंस ए प्रॉब्लम कैन बी सीन इट कैन बी सॉल्व्ड। इसके तहत इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स के तहत जो डाटाज हैं प्रोवाइड किए जाते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस के, हेल्थ स्टेटस के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज का, और ये मानता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में डेथ रेट ज़्यादा है या फिर वहाँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस का लेवल अच्छा नहीं है, तो वो ये मानता है इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स कि अगर हम उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो हम एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किया जा सकता है अगर हम कोलैबोरेटिवली और एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकजुट होकर काम करें। उसके बाद जो अगला इनिशिएटिव है वो है प्रोजेक्ट 7E। 7 का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, एंड E इसके साथ जुड़ा हुआ है तो एडुकेशन। ये प्रोग्राम 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली 3 रोल मॉडल स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना था स्कूल एडुकेशन सेक्टर में, और जो 3 स्टेट्स का चयन किया गया उसमें झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का, और इसका पहला फेज कंप्लीट हो चुका है मार्च 2020 में, और जिसमें बेसिकली स्कूल एडुकेशन में सुधार लाना थ्रू टीचर ट्रेनिंग, गवर्नेंस रिफॉर्म्स करके, IT इनेबल मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स का मर्जर करके, तो स्कूल एडुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, यह प्रोजेक्ट 7 का E का यही मेन एम था। उसके बाद स्टेट सपोर्ट मिशन टू हेल्प स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्लेस प्लानिंग बोर्ड्स विद नीति आयोग लाइक बॉडीज फॉर फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो स्टेट गवर्नमेंट को मदद करना कि जो नीति आयोग जिस तरह की अपनी कार्यप्रणाली को अडॉप्ट की है उसी कार्यप्रणाली को राज्य सरकारें भी अडॉप्ट कर सकें, इसके लिए स्टेट सपोर्ट मिशन लाया गया, ताकि जो प्लानिंग कमीशन के समय से जो प्लानिंग बोर्ड्स चल रही थी उसके जगह नीति आयोग के तर्ज पर ही बॉडीज लाई जा सके। फिर नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा, ताकि गवर्नमेंट डाटा को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके, लोगों जो सरकारी डाटाज हैं उन लोगों को आसानी से मिल सके, उनका वो इस्तेमाल कर सके। तो NDP बेसिकली लोगों को गवर्नमेंट डाटाज को सर्च करने में, उनको विजुअलाइज करने में, उनको डाउनलोड करने में आसानी प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना ये इस प्रोग्राम का मेन एम है। उसके बाद पोषण अभियान, ये बेसिकली माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा लाया गया था। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी पहले लॉन्च की गई थी 2017 में, उसके बाद पोषण अभियान इसका नाम किया गया मार्च 2018 में। बेसिकली इसका एम जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो बच्चे हैं 0 से 6 साल, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सभी में स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में उनको सॉल्व करना, और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो हमारा इंडिया का है उसको इम्प्रूव करना, महिलाओं में एनीमिया की जो शिकायत है उसमें कमी लाना, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनमें जो एनीमिया की शिकायत पाई जाती है उसमें कमी लाना। उसके बाद और भी इनिशिएटिव
महिला इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लाया गया है ताकि महिला जो इंटरप्रेन्योर हैं इनको एम्पावर किया जा सके बाय ऑफरिंग कस्टमाइज सपोर्ट सच एज डिजिटल स्किलिंग, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मेंटरशिप एंड मार्केटेड लिंकेजेस। उनको महिला इंटरप्रेन्योर्स को मार्केट प्रोवाइड करके, उनको डिजिटली एम्पावर करके, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके, मैं एज ए मेंटर एक्ट करके नीति आयोग महिला इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद नीति लेक्चर्स भी नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन लेक्चर्स के तहत अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाता है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियंस, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और जो भी इश्यूज है उस पर डिस्कशन होता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने कंट्रीज में अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। और नीति आयोग के द्वारा बहुत सारे इंडिसेस डेवलप किए गए हैं। एक है एसडीजी इंडेक्स, जो विभिन्न सस्टेनेबल गोल्स है हमारा 17, उसको प्राप्त करने के लिए बेटर उसको हम जल्दी से प्राप्त कर सकें, इसलिए अलग अलग एसडीजी इंडेक्स लाया गया ताकि जो स्टेट्स काम कर रहे हैं उनको नापा जा सके, उनको परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। उसके बाद कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये बेसिकली वाटर इफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए लाया गया था और इसमें जो स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं उनको रैंक किया जाता है। स्टेट्स assesses the water management performance of states and union territory in India। उसके बाद हेल्थ इंडेक्स है, ये बेसिकली एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि हेल्थ परफॉर्मेंस मेजर करता है अलग अलग राज्यों का, यूटीज का, बेस्ड ऑन देयर हेल्थ आउटकम्स अक्रॉस 24 इंडिकेटर्स। 24 इंडिकेटर्स हैं इस हेल्थ इंडेक्स में, जिसको 3 डोमेन्स के तहत बांटा गया है। एक है हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। उसके बाद और भी जो इनिशिएटिव है लाई गई है नीति आयोग के द्वारा, वो है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क। इसके तहत 30 इंडिकेटर्स हैं जिनको रखा गया है इन ब्रॉड कैटेगरीज में। लर्निंग लेवल, एसेस, कितना एसेस है स्कूल एजुकेशन का, क्या इक्विटेबल इन्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस प्रोसेस। तो नीति आयोग के द्वारा एवेल्यूएट किया जाता है परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स इन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको नापने के लिए जो अलग अलग राज्य प्रयास कर रहे हैं उनको हम द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स के द्वारा नीति आयोग के द्वारा उनको उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये ईयरली रिपोर्ट है जो नीति आयोग प्रिपेयर करती है। किसके मदद से? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के मदद से। It evaluates the innovation environment in Indian states and union territories। तो अभी तक हमने नीति आयोग के फंक्शंस, उसके फीचर्स, उसके की इनिशिएटिव, उसके इंडेसेस जो नीति आयोग ने डेवलप किए हैं, नीति आयोग का कंपोजिशन, ये सब हमने देखा। अब नीति आयोग के लिमिटेशंस या फिर जो कंसर्न्स है उसको हम थोड़ा इस स्लाइड में देखेंगे। तो नीति आयोग को हम जो लिमिटेशंस है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल्स और इफेक्टिवनेस का जो कंसर्न है। तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल में है इसका जो नीति आयोग का एडवाइजरी रोल है, जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, फंड एलोकेट करने का पावर नहीं है नीति आयोग के पास, स्टाफ भी उतने सफिशिएंट नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के रूप में रख सकते हैं। फंड एलोकेट करने का पावर भी नहीं है, ना ही तो जिस कारण जो इम्पैक्ट करता है ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो रिकमेंडेशंस नीति आयोग के द्वारा लाया जाता है। तो जब अपनी रिकमेंडेशंस को इन्फोर्स करने का पावर ही नहीं है तो बेसिकली एक एडवाइजरी और रिकमेंडरी बॉडी के रूप में ये बस काम करती है। उसके बाद फंक्शनल में हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतने अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स हैं स्टेट्स के, फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को भी देखने को मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लान तो इम्प्लीमेंट करना है राज्यों को ही। फिर डाटा जो इस्तेमाल कर लाया जाता है या फिर जिसका इस्तेमाल करती है, तो डाटा इफिशिएंसी में हमें जानते हैं कि बहुत सारी सुधार लाने की भी ज़रूरत है। उसके बाद लैक ऑफ अथॉरिटी ओवर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इफेक्टिवनेस कंसर्न में हम देख सकते हैं कि जितना प्लानिंग कमीशन को जो पावर था वो नीति आयोग के पास नहीं है, बेसिकली ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है। ये इसमें रिस्क है कि ये पॉलिटिसाइज हो जाएगी फ्यूचर में, और अपने रिकमेंडेशंस को इफेक्टिवली इन्फोर्स करवाने का पावर भी नीति आयोग के पास नहीं है।
अगर वे फॉरवर्ड की बात रही तो नीति आयोग को नो डाउट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग तो अडॉप्ट करना ही चाहिए, बट एक प्लान फ्रेमवर्क होना चाहिए, जैसे 5 साल का 10 साल का फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्सिया है उसको चेक करने की ज़रूरत है, जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज है उनको टैकल करने की ज़रूरत है। उसके बाद नीति आयोग को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनने की ज़रूरत है जो कि वो एजेंट ऑफ चेंज के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, एक कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन सके नीति आयोग। उसके लिए नीति आयोग को और भी अच्छे प्रयास करने होंगे। नीति आयोग नो डाउट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है और ये कंट्रीब्यूट करता है एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इनोवेटिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस सिस्टम हमारे देश में। नीति आयोग नो डाउट बहुत ही अच्छा काम कर रही है और नीति आयोग के द्वारा बहुत सारी विजन डॉक्यूमेंट लाए गए हैं, जैसे कि 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, फिर एक डिवीजन डॉक्यूमेंट आया था इसका हेल्थ पे दिसंबर 2020 में। तो एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग नेसेसरी इनपुट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है ताकि जो इफेक्टिव गवर्नेंस है उसको और इफिशिएंटली भारत सरकार प्रमोट कर सके। तो वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इंडियन इकोनॉमी के हैं उनको मैं कवर करूंगा, इसी तरह की स्लाइड्स लाके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद सबों को। जय हिंद, जय भारत।